हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं सबसे पहले बड़ी खबर का। बड़ी खबर किसान संगठनों के भारत बंद पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और प्रशासन की तरफ से कोशिश यही है कि इस भारत बंद पर शांतिपूर्ण तरीके से इसको पूरा किया जा सके। डीजीपी मनोज यादव की तरफ से इस पर कहा गया है कि बंद के मद्देनजर केंद्र ने 13 कंपनियां दी हैं और 9 रैपिड एक्शन फोर्स और 4 पैरामिलिट्री फोर्स इसमें शामिल हैं। कल ड्रोन से नजर रखी जाएगी, वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और पूरी तरीके से नजर इस पर रहेगी। सोनीपत, झज्जर और रोहतक में पैरामिलिट्री तैनात की जाएगी। संगठनों के भारत बंद के आह्वान से निपटने के लिए पुलिस की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से व्यवस्था सुचारू रहे, क्या तैयारियां हैं, हम जानेंगे पुलिस प्रमुख मनोज यादव से। यादव साहब इस समय हमारे साथ हैं। सर ये बताएं कि 8 दिसंबर को जो किसान संगठनों ने और अन्य संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, हरियाणा में क्योंकि हमारा इनका कर्मस्थली बना है इस समय, टिकरी बॉर्डर हो या फिर कुंडली बॉर्डर, हरियाणा में व्यवस्था क्या की गई है इस सब सारी जो कल बंद हो रहा है? देखिए, आज ही हमने सुबह 10 बजे 11:30 बजे मुख्य सचिव ने और मैंने तमाम जो जिलाधिकारी हैं, चाहे वो उपायुक्त महोदय हों या हमारे पुलिस कप्तान हो या पुलिस कमिश्नर हो, उनकी एक बैठक ली जिसमें इसके सभी आयामों पर विचार किया गया, आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए और इसको निपटने के लिए जो प्रशासन है उसकी पूरी व्यवस्था हर तरह से तैयार है। और हमने जो आयोजक हैं इस बंद के, जिन्होंने कॉल किया है, उनके साथ हम लगातार संपर्क में हैं और हमने उनसे भी अपील की है कि वैधानिक दृष्टि से जो हमारे यहाँ हर नागरिक का अधिकार है उसके तहत वो करें, लेकिन उसमें कानून के दायरे में रहें और किसी प्रकार की हिंसा ना हो। इसके अतिरिक्त हमने व्यापक अरेंजमेंट्स किए हैं। हमने पुलिस फोर्स को पूरा मोबिलाइज किया है, संवेदनशील स्थानों की जान पहचान की है, वहां पे जाके हम एंटी राइट फोर्स में टीयर गैस के साथ पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहेगा ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटा जा सके। तो हम पूरा विश्वास है कि कल का जो भारत बंद है उसको हम शांतिपूर्ण ढंग से वो हरियाणा में संपन्न होगा। ये बताएं सर, क्या हरियाणा पुलिस से काम लिया जा रहा है? केंद्र से भी हमें कोई पैरामिलिट्री या रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियां मिली हैं? जी हाँ, मैं आपके माध्यम से आपके पाठकों, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 13 कंपनी हमें केंद्र के पुलिस बलों की मिली है इस स्थिति से, जो कि हमारे दिल्ली बॉर्डर पे जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे निपटने के लिए। इसमें 9 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की हैं और जो 4 कंपनी हैं वो RPF या ITBP की हैं। और इनको हमने विशेष रूप से जो हमारा झज्जर जिला है, बहादुरगढ़ का इलाका, टिकरी बॉर्डर पे, और सोनीपत में हमने इसको थाना राई के क्षेत्र में, थाना राई, थाना मुरथल के क्षेत्र में लगा रखा है। तो कुल 13 कंपनी है। इसके अलावा हमने कल लगभग 19 कंपनी जो हरियाणा पुलिस की है, जिसमें रिजर्व बटालियन और हरियाणा आर्म पुलिस है, उनको भी मोबिलाइज किया है और जिले की पुलिस तो ड्यूटी पे है ही। कौन कौन से एरियाज की जो है जिलों की संवेदनशील और अति संवेदनशील के रूप में पहचान की गई है? देखिए, विशेष तौर पे आपको मालूम है कि हमारे यहाँ NH-44 पे कुंडली बॉर्डर में और NH-9 पे टीकरी बॉर्डर में इस समय काफी लोग इकट्ठे हैं जो हमारे पंजाब के किसान भाई हैं, हजारों की संख्या में हैं। तो वहां से स्थिति अति संवेदनशील है क्योंकि वहां किसी समय कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे हम विशेष अलर्ट में हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम जो बाकी जो कल की दृष्टि से देखें तो जहां पे किसान आंदोलन ज्यादा सक्रिय है, जैसे कि सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, इन जिलों में हमें विशेष रूप से संवेदनशील रहने की आभास है। ये बताएं कि क्या इस दौरान जो है, क्योंकि पुलिस पर काफी आक्षेप जो हैं लगते हैं, कोई ड्रोन की मदद या वीडियोग्राफी भी की जाएगी? नहीं, ये अब हमारा जो SOP बना हुआ है कि जितना भी लॉ एंड ऑर्डर होता है उसमें हम वीडियोग्राफर को अवश्य रखते हैं ताकि यदि पुलिस पे कोई आक्षेप या कोई आरोप लगे तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कि आमतौर पे लोग यही कहते हैं कि पुलिस ने पहले शुरुआत की या जो शांतिपूर्ण लोगों पे बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की, तो उसमें ये हमारे लिए एक तरह का हथियार है
ताकि हम पूरा अब हमारी जो कार्यविधि है उस पर रिकॉर्ड होती है। तो अब जो भी लॉ एंड ऑर्डर होता है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया। तो ये हैं डीजीपी पुलिस मनोज यादव। उन्होंने बताया कि किस तरह से बंद से निपटने के लिए व्यापक पुलिस के बंदोबस्त किए गए हैं। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता। वहीं किसानों के भारत बंद पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भारत बंद का कांग्रेस समर्थन करेगी। केंद्र को 9 दिसंबर का इंतजार नहीं करना चाहिए। केंद्र को तुरंत किसानों की मांगे माननी चाहिए। हुड्डा ने कहा कि नए कानून से देश में 2 मंडियां बन जाएंगी। आज जो पूरा देश का किसान जो आंदोलन पे है, कल बंद है, तो मेरा सभी से निवेदन है, पार्टी उसका समर्थन कर रही है, मैं भी समर्थन कर रहे हैं, सभी से ये है कि सारे और संगठन उनका सहयोग कर रहे हैं, सब सहयोग करें उनका, बंद को कामयाब करें, लेकिन शांतिपूर्वक को रखें। कोई कुछ शरारती तत्व शरारत करने की कोशिश करते हैं, उसमें नहीं, बिल्कुल शांति कायम रखें और बंद को कामयाब रखें। किसानों की मांग है, वो जायज मांग है, और सरकार से मेरा आग्रह है कि इंतजार नहीं करनी चाहिए 9 तारीख तक, उनको जल्दी उनका जो बात माननी चाहिए, क्योंकि एमएसपी जैसे एमएसपी की मांग है उनकी, एमएसपी उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। आज पूरा देश का किसान इस बात महसूस कर रहा है, जो ये कानून बने हैं, नए कानून जो है वो किसान के हित के नहीं, क्योंकि 2 मंडी बन गई उसमें, एक एपीएमसी की मंडी और उससे बाहर फ्री मंडी, उसमें एमएसपी का कोई जिक्र नहीं। एपीएमसी की मंडी में तो कह रहे हैं एमएसपी देंगे, तो बाहर की मंडी में उसका एमएसपी का कोई चर्चा नहीं है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का शुरू किया। किसान आंदोलन पर कांग्रेस नेता किरण चौधरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का पूरी तरह समर्थन करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कड़ाके की ठंड के बीच किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। केंद्र सरकार को कृषि कानून रद्द करने चाहिए, लेकिन सरकार किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कृषि मंत्री जेपी दलाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री किसान आंदोलन पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में किसान आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार अपना तानाशाही का रुख अभी भी अपनाए हुए है। 8 तारीख को किसान भाइयों ने पूरा भारत बंद का ऐलान करा हुआ है और हम पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार को इन कृषि कानूनों को रद्द करके खत्म कर देनी चाहिए बात, लेकिन इस आंदोलन को कमजोर करने की साजिश जो है वो पूरी तरह से रची जा रही है। और हमें पता चला है कि वहाँ पर जैमर्स जो हैं लगाए जा रहे हैं, ताकि सोशल मीडिया भी जो है इसको पूरी तरह से रिपोर्ट ना कर पाए। अनाप शनाप जो है बयानबाजी करी जा रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जो हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेसी हैं सारे किसान, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारे आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है, और अब जो है एक नई बात लेकर आए हैं, SYL नहर की बात जो है कल उन्होंने कही। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये नहर की आप बात जो कह रहे हो, जो चौधरी बंसीलाल जी ने नहर बनाई थी, इसका तो फैसला हरियाणा के हक में बहुत पहले आ चुका है। आपने 6 साल सरकार आपकी रही है, आपने क्या करा? पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को किसानों ने पिछले 24 घंटे से जाम किया हुआ है। ग्वालियर और बुंदेलखंड के किसानों ने रोड जाम किया। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ देश का किसान एकजुट होकर संघर्ष कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर पिछले 24 घंटे से जाम लगा है। इस दौरान जाम में फंसे लोगों के पास खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। और सिरसा से लगातार किसानों का दिल्ली कूच जारी है। सोमवार को भी दर्जनों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली के लिए रवाना हुए। लगातार 12 दिन किसान कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं। उनके समर्थन में लगातार किसानों के जत्थे रवाना हो रहे हैं।
दिल्ली रवानगी से पहले पक्का मोर्चा धरना स्थल पर किसानों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि जब तक काले कानून वापस नहीं होते वो दिल्ली में रहकर विरोध जताएंगे। किसान पक्का मोर्चा जो सिरसा तो है, ਅੱਜ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜਮਾ ਜੂ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਸਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। वहीं किसानों के 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद के ऐलान के चलते मुख्य सचिव ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और इस बारे में जानकारी दी और बताया फतेहाबाद के डीएसपी दलजीत बेनीवाल ने कि 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद के लिए तैयारी पूरी है। फतेहाबाद के बस स्टैंड और सरकारी कार्यालयों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात करने के आदेश हैं। डीएसपी ने बताया कि उन्हें आम लोगों का सहयोग इस पर मिल रहा है। इसमें पुलिस की ओर से बस स्टैंड है और जो सरकारी ऑफिसेज है उनके सामने पूरी फोर्स लगाई गई है। सिटी एसएचओ ये परमजीत सिंह, वेलफेयर इंस्पेक्टर और भी काफी भारी मात्रा में फोर्स डेप्यूट की गई है। तो आवश्यक वस्तुएं हैं वो तो निर्बाध रूप से चलती रहेंगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी और लोग भी सहयोग कर रहे हैं इसमें और प्रशासन पूरी तरह से सक्षम है। रेवाड़ी में एक पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। पीड़ित परिवार का कहना है कि 12 नवंबर को उनके पड़ोस में रह रही महिला और उसकी बेटी ने उनके घर से जेवरात और नकदी की चोरी की, जिसके बाद उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी। परिवार के मुताबिक पुलिस ने पहले समझौते का दबाव बनाया और फिर जब बात नहीं बनी तो कार्रवाई की बात की जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि तकरीबन 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोग इमीडिएटली हम थाने में चले गए, हमने वहाँ रिपोर्ट करवाई, उनके वहाँ पेरेंट्स को बुलाया भी गया था थोड़ी सी देर बाद में ही, लेकिन वो फिर बोले कि चलो हम बताते हैं करते हैं बात, ऐसे करके फिर हम बार बार पुलिस से बात भी करते थे। पुलिस से ये कह रहे थे कि हाँ हम आपसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपका करवा रहे हैं, ये कुछ ले दे के खत्म करेंगे, समझौते का दवा बनता रहा, समझौते का बनता रहा। फिर एंड में हम लोग दोबारा फ्राइडे गए हैं, हमने फिर रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब 10 दिन बीत चुके हैं मगर आपकी कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कह रही है पुलिस? कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं कह रही। इस संदर्भ में जो जिला पुलिस है उसने मॉडल टाउन थाना में एक एफआईआर दर्ज की है और जो शिकायत करता है इसने आरोप लगाया है जो अपने पड़ोसी हैं उन्हीं पर। तो इस संदर्भ में जो मुकदमा है उसकी जांच स्वयं महिला अधिकारी द्वारा ये अमल में लाई जा रही है, एसएचओ जो हमारी विमेन पुलिस स्टेशन है, और शीघ्र ही इसमें जो भी तथ्य होंगे और साक्ष्य होंगे उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। कैथल के कस्बे राजौंद में हुए सड़क हादसे में बीएसएफ जवान, उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बीएसएफ जवान बिहार का रहने वाला था जो दिल्ली से फिरोजपुर जा रहा था। गाड़ी में उसके साथ उसकी पत्नी और लगभग 4 साल का एक बच्चा भी था। गाड़ी का ड्राइवर उसमें था। हादसा राजौंद के मेन रोड पर हुआ जहां एक तेज रफ्तार वाहन ने गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में घायल 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान बीएसएफ जवान, उसकी पत्नी और बेटी ने दम तोड़ दिया, जबकि गाड़ी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली थी राजौंद और नरवड़ के बीच एक एक्सीडेंट हो गया है कार और कैंटर का। तो वहां मौके पर गए तो 3, एक औरत, एक बीएसएफ का जवान, एक इनकी लड़की है। कितनी उम्र है लड़की की? लड़की की उम्र है 4-5 साल।
20 से का जो जवान है उसकी उम्र है अबाउट 35 साल और इसकी पत्नी है, उसकी एज है 30 साल है करीब। ये एक्सीडेंट में लेकर यहाँ जीएच कैथल दाखिल करा दिए थे, इनकी मौत होगी। दाखिल बीच रास्ते में ही इनकी मौत होगी। इनका ड्राइवर था वो रेफर कर दिया चंडीगढ़ 12 का। प्रदेश में ठंड के साथ साथ कोहरे का भी प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। कालावली में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला और इस दौरान विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी हुई। कलानौर कस्बे में कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले कोहरा न होने के चलते किसानों के चेहरे मायूस थे, वहीं अब कोहरे की शुरुआत के साथ किसानों का कहना है कि उनकी फसलों के लिए ये कोहरा फायदेमंद है। सोनीपत में भी कोहरे का कहर देखने को मिला। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दिया। लोगों का कहना है कि कोहरे की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में वो पूरे एहतियात के साथ वाहन चला रहे हैं। तो ये अलग अलग जगहों की आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। कोहरे का कहर जो है वो नजर आने लगा है, लेकिन इससे किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सड़क पर गाड़ी चलाने वाले जो चालक हैं उनका ये मानना है कि इससे विजिबिलिटी बहुत हद तक कम हो गई है, हादसे होने की संभावना इससे ज्यादा बढ़ गई है और लगातार इसमें आप जो खबरें भी हाल फिलहाल में सामने आई हैं उसमें सड़क हादसों की ज्यादा खबरें हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोहरे के साथ हादसों ने भी अब दस्तक देनी शुरू कर दी है। रोहतक हिसार रोड पर एक ट्रैक्टर और हरियाणा रोडवेज की बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने की वजह से बस में एक मोटरसाइकिल सवार ने भी टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लोहारू में मालगाड़ी के जनरेटर रूम में भीषण आग लग गई। ट्रेन लोहारू के अकबरपुर के पास रुकी हुई थी, जिसके बाद अचानक ट्रेन के जनरेटर रूम में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देर रात 1 बजे ट्रेन को उसके गंतव्य स्थान के लिए रवाना भी किया गया। हालांकि मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया गया, जिसके बाद ट्रेन को उसके गंतव्य तक आगे बढ़ा दिया गया। मालगाड़ी के जनरेटर रूम में ये आग लगती है, उससे जुड़ी ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और मालगाड़ी में जब जनरेटर रूम में आग लगी उस वक्त ये तस्वीरें, लेकिन तुरंत ही आसपास मौजूद लोगों के द्वारा इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई। प्रशासन की तरफ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अंबाला में एक्सपायरी परफ्यूम नष्ट करते वक्त लगी आग में 4 लोग झुलस गए। मामला जसमीत नगर का है, जहां एक परफ्यूम के गोदाम से खाली प्लांट में एक्सपायरी बोतलें नष्ट करते वक्त यह हादसा हुआ। लोगों का कहना है कि जोरदार धमाके के साथ आग भड़की और आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि लपटों पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद ली गई। घायलों को पहले सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए उन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया। घायल युवकों के परिजनों ने मांग की है कि पुलिस परफ्यूम गोदाम के संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच करे। हादसे के वक्त सभी युवक गोदाम में परफ्यूम के डिब्बे तोड़ने का काम कर रहे थे। पहले एक डिब्बे में आग लगी और जोरदार धमाके के साथ आग ने गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ पे धमाका हो रहा था बड़ी तेज तेज, हम लोग डर गए, बाहर निकले, देखा तो यहाँ पे आग की लपटें निकल रही थी। और जब तक हम आए देखा यहाँ तो बंदे चिल्ला रहे थे और भाई बच्चे लोग जो और बच्चे थे वो सब पानी इतने इतने से डिब्बे लेके उनकी आग बुझा रहे थे। फिर हमने फायर ब्रिगेड को रिपोर्ट करी और जी 108 नंबर पे एम्बुलेंस बुलवाई, थाने में रिपोर्ट करी। फिर जी सारे आए तो उनको हॉस्पिटल लेके गए और आग बुझाई। अगदा पड़ाका पै रहा बहुत, मैं भजी आई करते
मैं डर गई, आकर जब देखे बस वो बेचारे लीटते फिर मेरे ख्याल 4 कह रहे हैं, 4 है। सूचना मिली कि जसमीत नगर में आग लगी है और यहाँ आके हमने देखा यहाँ परफ्यूम की शीशियाँ थी, उनके अंदर ब्लास्ट हो रहे थे, उनमें आग थी। उनको हमने मौके पर आकर पानी चलाकर उस पर आग को बुझा